जय भीम दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल अंबेडकर पुराण में। इस चैनल की ये सबसे पहली वीडियो है और ख़ास बात इस वीडियो की ये है कि कल यानी कि 20 मार्च 2022 को एक सत्याग्रह जो बाबा साहेब अंबेडकर ने चलाया था उसके 95 साल पूरे हो गए, 95 ईयर्स। इसका माध्यम था एक चावदार तालाब महाड़ में, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। क्या आप सोच सकते हैं आज से 100 साल पहले एक इसी प्राकृतिक एक नेचुरल रिसोर्स पर हाई कास्ट हिंदूज का एक तरीके से कहूँ तो कंट्रोल था, और जो आजकल के SC ST और OBCs हैं उनको इसी तालाब का पानी यूज करने नहीं दिया जाता था। तो इसी बात के चलते सिर्फ ये बात और ये आंदोलन सिर्फ पानी यूज करने के लिए नहीं थी। बाबा साहब इस तालाब के पानी को यूज करके कुछ और प्रमाणित करना चाहते थे। तो डिस्कशन में आगे जाने से पहले एक बार हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें कि ये चावदार तालाब क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे क्या कारण थे कि बाबा साहब को अपना सत्याग्रह यहाँ से शुरू करना पड़ा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बम्बई विधान परिषद, मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल में SK बोले नाम के एक इंसान थे, हु वाज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया जिसके द्वारा बम्बई सरकार ने इस तालाब का पानी यूज करने के लिए SC ST एंड OBCs को एक स्वीकृति प्रदान की। ये प्रस्ताव 1923 में पास हुआ और कुछ मामूली परिवर्तनों और चेंजेस के साथ 1929 में इसकी पुष्टि की गई। और इसके अनुसार, इस प्रस्ताव के अनुसार, ये तालाब जो कि महाड़ तालाब हम कह सकते हैं, महाड़ तालाब को SC ST और OBCs यानी कि अछूतों के लिए खोल दिया गया। लेकिन क्या इतना ही काफी था कि SK बोले साहब ने एक प्रस्ताव पास किया SC ST OBCs के लिए फॉर द यूज ऑफ वाटर इस तालाब के थ्रू? लेकिन जब रियलिटी देखी तो ये सिर्फ लेटर्स तक सीमित था, सिर्फ कागजों तक सीमित था, क्योंकि सवर्ण हिंदुओं सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदूज, उन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया, जिसके चलते अछूत अपने इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया तो कोलाबा एक जिला है, वहां पे दलित दमित वर्गों ने के लोगों ने एक सम्मेलन बुलाया। तारीख थी 19-20 मार्च 1927, ठीक आज से 95 साल पहले, लगभग 100 साल पहले हम कह सकते हैं। उन्होंने महाड़ में एक सम्मेलन बुलाया और इन्होंने से इसी सम्मेलन की जानकारी बाबा साहेब अम्बेडकर को दी, जिसमें से खासकर अगर हम देखें तो सुरेंद्रनाथ टिप्पणीस, सूबेदार सावरकर और अनंतराव चित्रे ने काफी लगन से इस सम्मेलन की तैयारियां की, लोगों से मिले, अपना मैसेज पहुंचाया दूर दराज तक इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए। बहुत दूर से लोग पैदल आए, जो भी उनको साधन मिला उससे इकट्ठे हुए, वो आए इस जगह पर। बाबा साहब के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया SC ST OBCs को। तो लोग इकट्ठा हुए, उनके बाद बाबा साहब अम्बेडकर खड़े हुए और उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने बचपन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हम, जिन्हें आज अछूत कहकर नीची निगाहों से देखा जाता है, अगड़े वर्गों यानी कि हायर कास्ट हिंदूज की तुलना में बहुत उन्नत थे। बाबा साहब ये कह रहे हैं कि एक वक्त था
जब SC ST OBCs और अछूत बहुत ज़्यादा एडवांस्ड थे, एजुकेशन के मामले में भी वो बहुत आगे थे, और उन दिनों देश का ये हिस्सा हमारे लोगों के कार्य और प्रभाव से स्पंदित था। कहने का अर्थ इतना ही है, एक टाइम था जब SC ST OBCs सो कॉल्ड अछूत अपर कास्ट हिंदू से बहुत आगे थे। तो उन्होंने ये जब बातें कही तो उन्होंने दापोली को याद किया। दापोली एक जगह है जहां बाबा साहब की ये शुरुआत हुई, जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की। दापोली उस जगह का नाम है। तो इस सम्मेलन के थ्रू बाबा साहब ने 3 चीजों पर ध्यान देने के लिए कहा। उन्होंने इस बात को तिहरी प्रक्रिया का नाम दिया, प्यूरिफिकेशन बाय 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स, शुद्धिकरण की तिहरी प्रक्रिया। इसमें 3 बातें थी। बाबा साहब ने अछूत बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को संबोधित किया और उन्होंने 3 बातों पर ध्यान देने के लिए कहा। सबसे पहली बात थी कि हमें अछूतों को अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमें अपनी बात कहने के तरीके को बेहतर बनाना चाहिए। और तीसरी बात थी कि हमें अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। अब ये 3 तरीके उन्होंने बताए प्यूरिफिकेशन के, शुद्धिकरण के। अपनी ये 3 बात रखने के बाद उन्होंने अछूतों से अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि आप इसी क्षण ये प्रतिज्ञा करें कि आप सबसे पहले मृत पशुओं का सड़ा गला मांस नहीं खाएंगे। ये बात है पहले पॉइंट से रिलेटेड, हमें अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा अब समय आ गया है कि हम अपने मन से ऊंच नीच का विचार निकाल फेंकें। ये कहीं ना कहीं मानसिकता को दर्शाता है। पॉइंट नंबर 3 ऊपर आप देख सकते हैं, अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। आप यह संकल्प करें कि आप फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की। आगे बाबा साहब कहते हैं हमारी आत्मोन्नति तभी होगी जब हम स्वावलंबी होंगे, अपना आत्मसम्मान पुनः अर्जित करेंगे और आत्मज्ञान प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की, सेल्फ नॉलेज की बात की। आगे उन्होंने कहा और आग्रह किया कि वे थल सेना, नौसेना और पुलिस में उनकी नियुक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ आंदोलन करें तथा उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा का महत्व समझाया। अब ये बात बीच में कहां से आई, थल सेना, नौसेना और पुलिस की? यहां मैंने एक बात बीच में नहीं लिखी, क्योंकि जब इन्होंने अपने पुराने वक्त के बारे में बताया तो एक समय था जब हम सब अछूत इन डिफरेंट सर्विसेज में होते थे और जिसकी वजह से हम अपना हर तरीके का डेवलपमेंट कर पाते थे। लेकिन अंग्रेजों के चलते, अंग्रेजी राज के चलते हमारी एंट्रीज इन सब जगहों पे बंद हुई। तो ये इस पॉइंट के थ्रू ये बात बताना चाहते हैं कि शुरुआत में ऐसा होता था लेकिन बाद में ये बंद कर दी गई। आगे बाबा साहब कहते हैं कि अगर माता पिता अपने बच्चों को अपने से बेहतर स्थिति में देखना नहीं चाहेंगे तो उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। ये इस सम्मेलन का बहुत ही ज्यादा टची पॉइंट था जो उन्होंने दूर दराज से आए लोगों के सामने अपने मन की बात रखी। आगे अगर हम देखें तो इस सम्मेलन में, इस सत्याग्रह में 2 बहुत खास बात थी। आगे हम देखेंगे और कुछ एक खास बातें हैं, लेकिन जहां तक इस स्लाइड की बात है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सवर्ण हिंदू और सरकार, ये 2 अहम बिंदु हैं इस सम्मेलन में। उन्होंने सवर्ण हिंदुओं से अपील की कि वे नागरिक अधिकार पाने में अछूतों की मदद करें, उन्हें नौकरियां दें। आप समझ रहे हैं, उन्हें नौकरियां दें। अगर उस वक्त की बात को आज वर्तमान में अगर हम देखें तो मैं एकेडमिक फील्ड से आता हूँ, बेसिकली मैं फार्मास्यूटिकल रिसर्च स्कॉलर हूँ। और अगर हम SC ST OBCs की
अगर हम काउंटिंग करने लगे सरकारी संस्थानों में, तो मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि 80 से 85% पोस्ट आज भी खाली हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें नौकरियां दें, मतलब अछूतों को नौकरियां दें। वो सवर्ण हिंदुओं को अपील कर रहे हैं इस सम्मेलन के थ्रू। आगे वो कहते हैं अछूत विद्यार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। और चौथा बिंदु है अपने मृत पशुओं को स्वयं ठिकाने लगाएं। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ये बात क्यों कही, क्योंकि पुराने टाइम में उस वक्त पे अछूत ही ये काम करते थे। एक दूसरा प्रस्ताव भी सम्मेलन में रखा गया, जिसके थ्रू सरकार से अपील की गई। अब ये सरकार कौन सी है? ब्रिटिश राज सरकार। उन्होंने कहा कि वह विशेष कानून बनाकर स्पेशल लॉज बनाए जाएं, जिसके थ्रू अछूतों द्वारा मृत पशुओं के मांस के सेवन को रोका जाए, शराबबंदी रोकी जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा दी जाए और दमित वर्गों के छात्रावासों के लिए सहायता प्रदान करें। अगर आज वर्तमान में इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम देखें, तो हर सरकारी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं एक दो गर्ल हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल्स उस पर्टिकुलर स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग से स्पेशली SC/ST स्टूडेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। ये उस वक्त की बात है, 95 ईयर्स बैक। तो ये जो कानून, ये प्रस्ताव जो पास हुआ था SK बोले साहब के द्वारा, सीताराम केशव बोले उनका नाम है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल थे, SK बोले साहब। तो उन्होंने कहा कि बोले संकल्प यानी कि बोले प्रस्ताव को वास्तविक अर्थों में लागू करने के लिए स्थानीय संस्थाओं को निर्देश दें। हालांकि निर्देश दिए गए थे, और यदि जरूरी हो तो इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की जाए। ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो इस सम्मेलन में उन्होंने रखे सवर्ण हिंदुओं के सामने और सरकार के सामने। जैसा कि मैंने बताया कि इन दो बिंदुओं के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इस सम्मेलन में। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर सम्मेलन में सिर्फ अछूत नहीं थे, वहां पे खास बात यह है कि वहां कुछ सवर्ण हिंदू भी थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इस पर्टिकुलर इश्यूज को। तो वहां पे कुछ स्पोक्स पर्सन थे, प्रवक्ता थे सवर्ण हिंदुओं की तरफ से, जो कि स्थानीय थे, लोकल और बाहर से भी आए हुए थे। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की मांग को जायज ठहराया और उनकी सहायता करने का वचन भी दिया। आप इस सारी वीडियो के लिए एक मूवी जरूर देखें, BR अम्बेडकर। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका लिंक भी शेयर कर सकता हूँ, उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। हर शब्द उस मूवी में दिखाया गया है। खैर, ये जो प्रेजेंटेशन बनाई गई है, ये बाबा साहेब की स्पीचेस एंड राइटिंग्स के वॉल्यूम्स हैं, उसमें से लिया गया है सारा कंटेंट। उस मूवी में सारा दृश्य दिखाया गया है। तो सम्मेलन की विषय समिति ने उस रात अपनी बैठक में उच्च वर्गों के उन नेताओं, यानी कि हाई कास्ट हिंदूज के उन नेताओं जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था, यानी कि सवर्ण हिंदुओं के विचारों पर संज्ञान लेते हुए यह तय किया कि सम्मेलन में सभी लोग एक साथ चावदार तालाब जाएं। यानी कि अछूतों के साथ जो सवर्ण हिंदू थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हम भी आपके साथ चावदार तालाब जाएंगे और उससे पानी लेने के दमित वर्गों के अधिकार की उद्घोषणा करेंगे, शुरुआत करेंगे। अगली सुबह सम्मेलन में दो सवर्ण हिंदुओं प्रवक्ताओं, स्पोक्स पर्सन से अनुरोध किया कि सवर्ण हिंदुओं के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन करें, और इन दोनों सवर्ण हिंदू प्रवक्ताओं ने प्रस्ताव का समर्थन भी किया, सिवाय कुछ हिस्सों को छोड़ के, जिसमें ये लिखा गया था, जो आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरकास्ट मैरिजेस। उन्होंने, आई मीन टू से, सवर्ण हिंदू प्रवक्ताओं ने इस बात पे अपनी सहमति जाहिर नहीं की। दास्ता विरोधी, जाति विरोधी और पुरोहित विरोधी बाबा साहेब अम्बेडकर
जो कि अछूत हिंदुओं की जागृत आत्मा का प्रतिनिधित्व करते थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे, उस तालाब की ओर जा रहे थे, जिससे तथाकथित सो कॉल्ड स्पर्श हिंदू, यानी कि अपर कास्ट हिंदूज, जिनको टच किया जा सकता है, स्पर्श हिंदू के साथ साथ मुसलमान और ईसाई भी पानी पी सकते थे। ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जहां तक इस तालाब की बात है, जो कि उस वक्त की मुंबई सरकार ने बोले प्रस्ताव के तहत SC ST OBCs को परमिशन दी थी उस तालाब का पानी यूज करने के लिए, लेकिन इतना विरोध हुआ अपर कास्ट हिंदू से कि SC ST OBCs या अछूत उसको यूज ही नहीं कर पाए। उस पानी को अछूतों के अलावा मुसलमान और ईसाई भी यूज करते थे। आप समझ रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। समाज का सिर्फ एक ही तबका था, एक ही सेक्शन था, अछूत, जो उस तालाब का पानी नहीं पी सकते थे। मैंने एक फोटो लगाई थी, वो गलती से हट गई, लेकिन फिर भी मैं मेंशन करना चाहूंगा। आप देखेंगे इंटरनेट पे कुछ फोटोज अवेलेबल हैं चावदार तालाब सत्याग्रह की। वहां पे एक साइड पे अछूत खड़े हैं जिनका नेतृत्व, जिनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, और एक साइड में कुत्ता पानी पी रहा है उस तालाब से। आप सोचिए कि वो इंसान, वो अछूत उस तालाब का पानी नहीं पी सकते, लेकिन एक जानवर, एक पशु, एक कुत्ता उस तालाब का पानी पी सकते हैं। आप सोचिए। और ये वो अछूत हिंदू, जो कि हिंदू देवताओं की पूजा करते थे, युगों युगों से हिंदू धर्म को मानते रहे, उनके गले प्यास से सूखे रहने पर भी अपर कास्ट हिंदूज ने उनको इस तालाब से पानी नहीं लेने दिया। ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इस बात के लिए क्योंकि इसमें सवर्ण हिंदुओं की बात की गई है जो बाबा साहब के साथ खड़े थे। और आखिरी लाइंस में आप देखिए कि सिर्फ एक पर्टिकुलर section of the society was not allowed to use the water of the same tank or this particular तालाब अछूत। हालांकि मैंने बताया कि पशु, जानवर या कुत्ता पानी पी सकता है वहां से, अछूत नहीं। खैर आगे चलते हैं। जहां सम्मेलन हो रहा था, बाबा साहब के फॉलोवर्स, उनके सपोर्टर्स, सब कुछ सवर्ण हिंदू पंडाल से चले, तालाब तक पहुंचे और बाबा साहब उस तालाब के किनारे खड़े हुए। बाबा साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा व्यक्तित्व जो शिक्षितों में शिक्षित और पृथ्वी पर किसी भी विद्वान आदमी के समकक्ष और उच्च आकांक्षा वाले हिंदू थे उस वक्त पर। फिर भी वे सार्वजनिक जल स्रोत से, यानी कि उस तालाब से पानी नहीं ले सकते थे। अपनी जन्मभूमि और पुण्य भूमि हिंदुस्तान में किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय में पढ़ नहीं सकते थे। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि बाबा साहब क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे, उनके क्लास के टीचर उनको अंदर नहीं बैठने देते थे। वह आदमी यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर अब अत्याचारियों के अहंकार को चुनौती दे रहा था। उन लोगों की नीचता की पोल खोल रहा था जो यह सेखी बगाड़ते थे, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उनका धर्म जानवरों से भी सहृदयता से व्यवहार करता है, जानवरों से भी। जस्ट रिकॉल माय प्रीवियस पॉइंट्स फ्रॉम द लास्ट स्लाइड। परंतु जो अपने ही सहधर्मियों यानी कि अछूतों से, बिल्लियों और कुत्तों से भी बुरा व्यवहार करते थे। प्लीज रीड द लाइन्स अगेन एंड ट्राई टू गेट द मैसेज फ्रॉम बाबा साहेब वर्ड्स। डॉक्टर अंबेडकर ने तालाब से पानी लिया और उसे पी लिया। उनके साथ जितने भी लोग वहां खड़े थे, उस भीड़ ने भी उनका अनुसरण किया और अपने अधिकार को स्थापित किया। और उसके बाद जुलूस शांतिपूर्वक पंडाल में लौट आया। ये तो कहानी हुई SK बोले साहब के प्रस्ताव की, फिर अपर कास्ट हिंदूज के विरोध की, फिर एक सम्मेलन की, फिर सम्मेलन से उस तालाब तक जाने तक, पानी पीने से लेकर वापस आने तक की। आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक इस घटना के 2 घंटे बाद कुछ अपर कास्ट हिंदूज
जिनकी बुद्धि सट हो चुकी थी, सट बुद्धि सवर्ण हिंदू। उन्होंने एक र्यूमर फैलाया, एक अफवाह फैलाई कि अछूत जो हैं वो वीरेश्वर मंदिर, एक मंदिर है वहां पर, वीरेश्वर मंदिर, उसमें प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं। उनके अब उन्होंने क्या सोचा कि अगर अछूत और लोअर कास्ट हिंदूज एंटर इनटू द टेम्पल, वीरेश्वर टेम्पल, उसे क्या होगा, उनके धर्म का अपमान होगा। और इसी गलत विचार से इसके साथ साथ, इस गलत विचार के साथ साथ वो क्या सोच रहे हैं कि वीरेश्वर मंदिर को भी अपवित्र किया जाएगा। ये सब सोच के अपर कास्ट हिंदूज, वो सब, उनको क्रोध आया और वो पंडाल में घुस गए। ठीक है, घुस गए, जो भी चीजें हुई हुई। मैंने जो फिल्म की बात किया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल एक बार जरूर देखना। एक एक शब्द उस मूवी का मुझे लगता है कि इनकी बाबा साहेब की स्पीचेस एंड राइटिंग से लिया गया है। आप देखना उस मूवी में घुसने के बाद उन्होंने क्या तांडव मचाया। उनके व्यवहार का सर्वाधिक निंदनीय पहलू यह था, घुस गए, उन्होंने जो भी मार पिटाई की हाथापाई की, उससे भी ज्यादा निंदनीय पहलू यह था कि उन्होंने अपने गुर्गों को संदेश भेजा और भेजे कि वे अपने अपने गांव में सम्मेलन के प्रतिनिधियों को दंडित करें। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी कि एक जगह इकट्ठे हुए, उन्होंने आगे मैसेज कन्वे किया कि जो भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में आए हैं और वो वापस अपने गांव में जाएंगे तो उनको दंड दिया जाए। इस आदेश के पालन में अनेक महार स्त्री पुरुष पर उनके अपने गांव में पहुंचने से पहले या बाद में हमले किए गए। आप सोचिए, सिर्फ पानी पीने से ये सब हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर के एक ही भड़काऊ शब्द, अगर पूरे सिनेरियो को हम देखें अब तक जितना हुआ, डॉक्टर अंबेडकर के सिर्फ एक ही भड़काऊ शब्द से महाड़ में खून खराबा और तोड़फोड़ हो जाती, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। क्योंकि वक्त के साथ रिपोर्ट्स आती हैं, पब्लिश होती हैं, हर कोई अपना व्यू देता है, व्यक्तिगत व्यू, व्यक्तिगत उनका अपना विचार होता है। तो जहाँ मैंने रिपोर्ट्स देखी पढ़ी, उनका एक अपना व्यू था। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर कुछ बोलते तो वहां पे खून खराबा हो सकता था और तोड़फोड़ हो सकती थी। कस्बे, पंडाल और बंगले में ठहरे हुए प्रतिनिधियों की कुल संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब यहाँ पे हाथापाई हो रही थी, खून खराबा हो रहा था, उस वक्त उस पर्टिकुलर कस्बे में, उस जगह पे, पंडाल में और बंगले में ठहरे हुए प्रतिनिधि, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू अपर कास्ट हिंदूज जो वहां पे गुंडागर्दी कर रहे थे। वो इतनी ज्यादा थी कि वो गुंडों की खोपड़ियां तक फोड़ देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन फिर भी आप देखना अभी आगे, अछूतों में सैकड़ों ऐसे आदमी थे उस सम्मेलन में, जब ये सब वहां पे सिनेरियो क्रिएट हुआ, वहां गुंडागर्दी हुई, उस वक्त पर उस सम्मेलन में अछूतों में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में अलग अलग एरियाज में उन्होंने लड़ाइयां देखी थी और लड़ भी चुके थे। परंतु ये खास बात है, परंतु उनके नेता ने उनसे शांति और अनुशासन बनाए रखने का अनुरोध किया। दोस्तों, आज भी अगर हम देखते हैं, जहां भी SC ST OBC किसी बात के समर्थन के लिए, अपनी समाज के समर्थन के लिए या फिर किसी विरोध के लिए अगर इकट्ठे हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वहां उस पर्टिकुलर जगह पे कितनी तोड़फोड़ हुई है, उन्होंने कितना नुकसान किया है। आप सोच सकते हैं उस वक्त से लेकर आज तक, क्योंकि हमारी लड़ाई संवैधानिक लड़ाई रही है, ये इतिहास बताता है। खैर, जैसा कि इसमें बताया कि कुछ अछूत ऐसे भी थे जिन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट में अलग अलग जगह पे लड़ाइयां देखी थी और लड़ भी सकते थे और लड़ भी चुके थे, बट उन्होंने अपने नेता यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो किया
उनके मना करने पर उन्होंने शांति बनाए रखी। जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो नाराज थे हमलावरों से, अपर कास्ट हिंदू से। अछूत नाराज थे, लेकिन उनका कहना था कि उनका संघर्ष अहिंसक और सैद्धांतिक था। उन्होंने कानून तोड़ने की कल्पना तक नहीं की। इस प्रकार ये जो भी हुआ, सब कुछ होने के बावजूद, अगर मैं इसको थोड़ी देर बात करूं तो मुझे लगता है टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूँ। इवन जब अपर कास्ट हिंदूज ने वहाँ पंडाल में, उस जगह पे जहाँ पे सब एकत्रित हुए थे, इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की। अछूतों के खाने बनाने के बर्तन, उनके पानी पीने के बर्तन और बाकी चीज़ें, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की। उन्होंने बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को बहुत बुरी तरह मारा। फिर भी बाबा साहब के समझाने पे और बाकी जो भी चीज़ें रहीं, ये सारा सिनेरियो खत्म हुआ, दंगा खत्म हुआ। और एक खास बात, ये सारी हिंसा होने के बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है, घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। यू कैन correlate this particular fact even in some of the Bollywood movies also, if you compare the past with the current situation. है, डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में एक टिप्पणी की, ये जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ उस पर उन्होंने एक टिप्पणी की कि यदि जिले के मुख्य अधिकारी गैर हिंदू ना होते तो अछूतों के साथ निष्पक्ष न्याय नहीं किया जाता। अब उन्होंने ये बात क्यों कही, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि ऊपर बताया कि ये सब हिंसा होने के बाद पुलिस वहां पे पहुंची, तो यहाँ पे कुछ कार्रवाई की गई। अपर कास्ट हिंदूज के जो 6 से 8 10 हीरोज थे, जो बहुत बड़े, मतलब खुद को समझ रहे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की। वो पुलिस द्वारा पकड़े गए और उनको पनिशमेंट दिया गया, कठोर दंड दिया गया। उसके बाद बाबा साहब ने टिप्पणी की थी। आगे वो कहते हैं, अगर ये सब कुछ पेशवा के शासन में होता तो क्या होता। उन्होंने कहा कि अगर पेशवाओं का शासन होता तो अछूतों को हाथियों के पैरों तले कुचलकर मार दिया जाता, क्योंकि पेशवा के शासनकाल में अछूतों को दिन के कुछ घंटों में, पूरा दिन नहीं, दिन के कुछ एक घंटों में पूना शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। अनटचेबल्स कैनॉट एंटर इन दी पूना सिटी इन द डे टाइम ड्यूरिंग पेशवा राज। और जिस समय दी जाती थी और जिस समय वो एंट्री कर सकते थे, तब पता क्या करना पड़ता था अछूतों को, उनको थूकने के लिए अपनी गर्दन में मिट्टी के बर्तन लटकाने पड़ते थे, और जहां हम बेल्ट बांधते हैं ना, पेटी, हिंदी में कहते हैं पेटी, वहां पे हमें झाड़ू बांधनी पड़ती थी, ताकि वो जिस जगह से जा रहे हैं वो जगह, वो निशान, उनके पैरों के निशान मिट जाएं। ये पेशवा काल की बातें हैं। खैर, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जब मैं सारी चीज़ें, फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ रहा था, कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स देखी, तो कई सवाल मेरे मन में आए। वो सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। वक्त मिले तो सोचना और चिंतन और मनन करना। क्या ये सिर्फ पानी पीने की लड़ाई थी, या कुछ और दर्शाता था? बाबा साहब का चावदार तालाब में जाकर पानी पीना सिर्फ पानी के लिए लड़ाई थी, या कुछ और था? जहां तक मेरी समझ है, जितनी मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, जो मेरी समझ में आया, ये पानी पीने तक की बात नहीं थी। ये बात थी मानव अधिकार स्थापित करने की, उन मानवों की, उन इंसानों के अधिकार की बात थी जो उस वक्त पर अछूत थे।
उनके अधिकार स्थापित करने की बात थी। दूसरा, अगर आज हम करंट में सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन की बात करें, अगर उसको थोड़ा सा कोरिलेट करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो आरक्षण भी एक वैसा ही मैकेनिज्म है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो एक मानव अधिकारों की, उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है मैं आप सबके लिए गलत कह रहा हूँ, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो ना भी हो। पानी सिर्फ पानी नहीं है, इट्स ए नेचुरल रिसोर्स। रिसोर्स, जब हम रिसोर्स की बात करते हैं तो मुझे लगता है किसी भी रिसोर्स पर देश के एक सिंगल नागरिक का अधिकार होना चाहिए, ना एक स्पेशल कास्ट का अधिकार होना चाहिए। रिसोर्स सबके लिए है, सबके लिए बराबर अधिकार होना चाहिए। एक संसाधन है पानी, ना कि एक पर्सनल प्रॉपर्टी। मैंने आरक्षण की बात की। आरक्षण एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स के तहत भारतीय संविधान में। कुछ राजनीतिक हैं, कुछ शिक्षा में है, कुछ नौकरियों में है। तो अल्टीमेटली बात किसकी हो रही है? रिसोर्सेज की। बहुत सारी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, बात करते रहेंगे कि किन रिसोर्सेज पे किन पर्टिकुलर कास्ट का या बाकी लोगों का अधिकार है। आज भी इस वक्त 100 साल होने जा रहे हैं चौधार तालाब क्रांति के, महाड़ आंदोलन के। आप सोचिए उस वक्त क्या सिचुएशन रही होगी अछूतों के लिए। जैसा कि मैंने प्रेजेंटेशन के बीच में बताया कि आज भी 80 से 85% सीट्स खाली हैं एकेडमिक में, शैक्षणिक संस्थानों में। खैर, दूसरा पॉइंट, सन 1930 में आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, सन 1930 में गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया था जो दांडी मार्च के नाम से फेमस हुआ सन 1930 में। और यह आंदोलन कब चलाया था? 1927 में, 3 साल पहले। क्या यह आंदोलन इतना छोटा आंदोलन था? क्या वास्तविकता में इतना छोटा आंदोलन था, या छोटा बना दिया गया? और एक गांधी जी का आंदोलन जिसको वर्ल्ड फेम मिली, इंटरनेशनली उसको जाना गया। खैर, अभी आखिरी लाइन में मैं खत्म कर देता हूँ ये लास्ट पॉइंट। बाबा साहब का आंदोलन, ये चौधार तालाब की क्रांति, उन लोगों के लिए था जो 2 से 2,500 सालों से मनुवादी और जातिवादी बेड़ियों में फंसे हुए थे। ये उन लोगों को उस बेड़ियों से निकालने के लिए था, वो बेड़ियां तोड़ने के लिए था। और वो नमक का आंदोलन, वो था 200 से 250 साल अंग्रेजों ने जो राज किया, उनको एक मैसेज करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा आंदोलन कितना बड़ा होना चाहिए था, और कितनी उस इंसान को कितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, और बहुत सारी चीजें हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये अंबेडकर पुराण की सबसे पहली वीडियो है। मैं मिलता रहूंगा आप सबसे अंबेडकर पुराण यूट्यूब चैनल के थ्रू। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इस मुहिम में आप मेरा साथ दीजिए। और जहाँ तक अंबेडकर पुराण नाम की बात है, एक ऐसा पुराण है, एक ऐसी जर्नी है बाबा साहब की, कि जब हम बात करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस देश दुनिया के बहुत सारे धर्म और समुदाय के धार्मिक ग्रंथ अंबेडकर पुराण में निहित हैं किसी न किसी फॉर्म में। उनको एक अलग सोच से बाबा साहब ने एनालाइज किया है और अपने पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड किए हैं। खैर, ये मेरी सोच के अनुसार मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम रखा अंबेडकर पुराण। आपका सहयोग चाहिएगा। अगली वीडियो तक
जय भीम साथियों, शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए।